आर वाई स्टडी 93 के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे कक्षा 9th के विज्ञान से। कुछ टॉपिक्स है: समस्थानिक, समभारिक, सम इलेक्ट्रॉनिक, सम न्यूट्रॉनिक और सोडी फजाल रसेल का नियम। समस्थानिक क्या होता है? एक ही परिवार के वे तत्व जिनका परमाणु क्रमांक समान तथा परमाणु भार भिन्न भिन्न होते हैं उसे समस्थानिक कहते हैं। समभारिक, जैसा इसका नाम है, भारिक यानी भार, यानी वे तत्व जिनका परमाणु भार समान होता है और परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होता है उसे समभारिक कहते हैं। सम इलेक्ट्रॉनिक, वे तत्व जिनके इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है सम इलेक्ट्रॉनिक कहलाते हैं। सम न्यूट्रॉनिक, वे तत्व जिनके न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है उसे सम न्यूट्रॉनिक कहते हैं। तो आइए हम देखते हैं इसको है। समस्थानिक एक ही परिवार के वे तत्व जिनका परमाणु क्रमांक समान तथा परमाणु भार भिन्न भिन्न होता है उसे समस्थानिक कहते हैं। एक ही फैमिली मतलब एक वर्ग एलिमेंट है। इस देखिए आप, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन है, यानी तीनों क्या है? हाइड्रोजन है। एक ही फैमिली के हैं और इनका परमाणु क्रमांक जो देखिए, क्रमांक और भार पर जानिए क्या होता है। जो इस बेस पे नीचे होता है उसको हम लोग बोलते हैं परमाणु क्रमांक, और जो ऊपर होता है उसको बोलते हैं परमाणु भार। यानी यहां देखा गया, आप देखेंगे कि नीचे एक 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 तीनों में बराबर है, इसलिए इनके परमाणु क्रमांकों की संख्या क्या हुई? बराबर हुई। परमाणु भार भिन्न भिन्न, ऊपर देखिए 1 2 3, तो ऊपर की सभी नंबर क्या है? भिन्न है, इसलिए परमाणु भार क्या होगा? भिन्न भिन्न होगा। तो आइए हम देखते हैं, इस प्रकार से हमने इसको पढ़ा कि समस्थानिक क्या होता है। एक ही परिवार के वे तत्व जिनका परमाणु भार भिन्न भिन्न था उसे क्या बोलते हैं? समस्थानिक कहते हैं। यानी उसका क्रमांक समान होना चाहिए और भार क्या होना चाहिए? भिन्न होना चाहिए। तो ऐसे एलिमेंट क्या कहलाते हैं? समस्थानिक कहलाते हैं। इसको पढ़ते हैं प्रोटियम, ड्यूटेरियम, टाइटेनियम। ठीक है, ये 3 हाइड्रोजन के समस्थानिक हैं। ठीक है, इसके बाद समभारिक है। समभारिक क्या होता है? वे तत्व जिनका परमाणु भार समान व परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न, उसका सेम उल्टा, इसका भार समान होता है, क्रमांक भिन्न भिन्न होता है। तो आइए हम देखते हैं, आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम। आर्गन 18 है और इसका भार क्या है? 40 है। पोटेशियम 19 है और भार क्या है? 40। कैल्शियम 20 है और भार क्या है? 40। तो आप यहां देखेंगे सभी का भार क्या है? समान है और सभी का क्रमांक क्या है? भिन्न भिन्न है, इसलिए इसको क्या हमने बोला? समभारी। और सम इलेक्ट्रॉनिक, वे तत्व जिनके इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है या बराबर होती है उसे सम इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं। देखिए, इसे नियान का एटॉमिक नंबर 10 होता है और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 और 8 होता है। तो राइट, 8 to 10 हो गया। सोडियम 11 होता है, 2 8 10, और एक और होना चाहिए 11 के लिए, लेकिन हमने यहाँ प्लस दिया है और प्लस का मतलब ये होता है कि वह इलेक्ट्रॉन किसी को दे रहा है, यानी एक प्लस हो गया मतलब अपना एक इलेक्ट्रॉन किसी को सेंड कर चुका था, इसलिए Na प्लस इंटू 8, नियान 2 8। Mg डबल प्लस, आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया यहाँ पे तो 2 और 8 आया। 2 और 8 से ये निष्कर्ष निकला कि यहाँ पर Mg पे डबल प्लस था, यानी यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन किसी को ट्रांसफर कर दिया, यानी 2 8 10, यानी Mg भी क्या हुआ? 10। तो आपने देखा होगा कि यहाँ भी 8 to 10, यहाँ भी 8 to 10 और यहाँ भी 8 to 10, इन तीनों एलिमेंट में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो बराबर है, इसलिए इसको बोलते हैं सम इलेक्ट्रॉनिक। अब हम बात करेंगे सम इलेक्ट्रॉनिक के बाद सम न्यूट्रॉनिक, वे तत्व जिनके न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर होती है। आप न्यूट्रॉन को निकालने के लिए सूत्र शायद जानते हैं कि सम न्यूट्रॉनिक पहले कहते किसे, जान लीजिए। सम न्यूट्रॉनिक, वे तत्व जिनके न्यूट्रॉनों की
संख्या बराबर बराबर होती है सम न्यूट्रॉनिक कहते हैं। न्यूट्रॉन निकालने का सूत्र आपको पता होना चाहिए, ए इक्वल टू जेड प्लस एन। यहाँ ए क्या है, परमाणु भार है। क्या है, परमाणु भार। जेड क्या है, परमाणु क्रमांक है। एन क्या है, न्यूट्रॉनों की संख्या है। ये ए परमाणु भार है, जेड परमाणु क्रमांक है और एन न्यूट्रॉनों की संख्या है। यानी सम न्यूट्रॉनिक वे तत्व जिनके न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर होती है उसे सम न्यूट्रॉनिक कहते हैं, ए इक्वल टू जेड प्लस एन। अब कोई भी एलिमेंट ले लो आप, या क्वेश्चन कोई कह दे कि एक तत्व जिनका परमाणु क्रमांक 6 एवं परमाणु भार 13 है, तो उस तत्व का न्यूट्रॉन बताइए। न्यूट्रॉन बताइए। आप ज्ञात कर सकते हैं क्योंकि बताया गया कि ए इक्वल टू जेड प्लस एन, और जिनका परमाणु क्रमांक हमने कहा 6, परमाणु भार कितना है 12 है। तो यहाँ पे 6 लिखिए, यहाँ पर 12 लिखिए और यानी यहाँ लिख दीजिए। एन की वैल्यू पूछा था, न्यूट्रॉन पूछा था, तो न्यूट्रॉन कितना हो गया 12। यानी यहां से आप न्यूट्रॉन निकाल। इस प्रकार से 3 तत्वों को देखेंगे या 2 तत्वों को देखेंगे, सभी के न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगी, बराबर होगी। तो न्यूट्रॉन की परिभाषा भी आपने देखा और एक सूत्र भी देखा कि ए इक्वल टू जेड प्लस एन। इससे न्यूट्रॉन ही नहीं आप निकाल सकते हो, इससे आप परमाणु क्रमांक भी ज्ञात कर सकते हो, उस तत्व को भी ज्ञात कर सकते हो, उस तत्व का नाम भी बता सकते हो और परमाणु भार भी ज्ञात कर सकते हो। इसके बाद जो हमारा टॉपिक था एक सोडी फजाल रसेल का नियम। सोडी फजाल रसेल का नियम, लॉ ऑफ सोडी फजाल रसेल। इन्होंने अपना एक नियम दिया था, वो नियम क्या था, इनका नियम अल्फा, बीटा और गामा, इन 3 रेंज पे था। अल्फा किरण, बीटा किरण और गामा किरण। अल्फा किरण क्या होती है, बीटा किरण क्या होती है और गामा किरण क्या होती है, पहले इसके बारे में 3 बिंदु आप ध्यान दीजिए। सोडी फजाल रसेल के द्वारा ये कहा गया था, या कह सकते हो कि सोडी फजाल रसेल के नियमानुसार जब किसी भी तत्व से एक अल्फा कण निकलता है तो परमाणु क्रमांक में 2 की कमी तथा परमाणु भार में 4 की कमी होती है। देखिए, जैसे ए कोई एलिमेंट है और ये बी है, यहां लिखा है 7 और 14, यहाँ 1 अल्फा लिखा है, तो बी में क्या प्रवेश करेगा ये हमको बताना है। हमने कहा जब किसी तत्व से एक अल्फा कण निकलता तो परमाणु क्रमांक में 2 की कमी, यहाँ 1 निकल रहा है, इसे 2 की कमी करोगे तो क्या होगा 5। परमाणु भार में 4 की कमी यानी क्या होगा 10। आपने यहां देखा कि अल्फा बाहर निकाला जा रहा है, इसलिए 2 की कमी क्रमांक में होगी और भार में कितने कमी होगी 4 होगी। और यह भी मेरा मानना है कि लगभग परमाणु क्रमांक का दूना ही क्या होता है, परमाणु भार होता है। दूसरा पॉइंट ये उन्होंने बताया कि जब किसी तत्व से एक बीटा कण निकलता है तो परमाणु
क्रमांक में एक की वृद्धि होती है और परमाणु भार में कोई परिवर्तन नहीं होता है। एक बीटा कण निकलता है तो परमाणु क्रमांक में एक की वृद्धि तथा परमाणु भार में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। तो आइए हम देखते हैं किस प्रकार से। जिसे लिखा है यहाँ पे ए और यहाँ बी है, यहाँ वही एग्जाम्पल फिल लेते 7 और 14 का, और यहाँ 1 बीटा लिखते हैं। तो एक बीटा निकला तो परमाणु क्रमांक में एक की वृद्धि है एक, और भार में कोई परिवर्तन, सेम मैंने उतार दिया इसको, ठीक है। अब आप देखेंगे यदि कह दे ए और यहाँ लिखे बी, यहाँ लिखे 7 और 14, यहाँ 3 बीटा यदि लिख दे तो परमाणु क्रमांक में एक निकला तो एक की वृद्धि, और जब 3 निकलेगा तो 3 की वृद्धि, 7 3 10, और ऊपर क्या रखेंगे आप सेम रखेंगे, कोई परिवर्तन नहीं होगा। यहां से आपने सीखा हुआ तीसरा पॉइंट मेरा ये है गामा रे। गामा किरण क्या होती है? जब किसी तत्व से गामा किरण निकलती है तो परमाणु क्रमांक और परमाणु भार दोनों में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। यानी जब किसी तत्व से गामा किरण निकलती है, किरण निकलती है तो न तो परमाणु क्रमांक और न ही परमाणु भार में कोई परिवर्तन होता है। आप देखिए ए और बी 7 14, यहाँ 1 गामा लिखा है तो बीटा इसलिए हो जाएगा। यदि लिखा है ए 7 और 14, यहाँ 3 गामा लिखा है तो बीटा भी 7 और 14 होगा, क्योंकि हमने कहा कि गामा रे निकलती है तो न तो परमाणु क्रमांक और न ही परमाणु भार, दोनों में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। ये आपका अल्फा बीटा और गामा, ये सोडी फजाल रसेल का नियम था। एक बात, इसमें क्वेश्चन कैसे आपको आता है जो एग्जाम में, उसको आप देख लीजिए। इसलिए लिखा है कि ए बी और सी आपने लिख दिया, यहां लिखा है 7 और यहां लिखा है 14, यहां लिखा 1 अल्फा, यहां लिखा 1 बीटा, और आपसे इसको फिल करने के लिए बोला इसको। अब कैसे भरा? आप जानते हो जब एक अल्फा का निकलता तो परमाणु क्रमांक में 2 की कमी, यानी 7 है तो 2 करोगे तो कितना आ जाएगा 5, 4 की कमी तो यहाँ पे कितना जाए 14 है तो 10। एक बीटा कर, यानी इसकी बात करेंगे, इससे अब इसकी बात करेंगे। एक बीटा कर तो एक की वृद्धि होती है तो 5 और 1 6, और भार में कोई परिवर्तन नहीं, आप यही छोड़ देंगे। यदि बात कर देता गामा की, यदि यहाँ लिखता 3 गामा तो 1 निकालो या 2 निकालो या 3 निकालो, तो गामा निकालते समय कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, तो यहाँ 6 और यहाँ 10 ही रहता है। यानी इस प्रकार से क्वेश्चन में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन कभी कभी आता है, और इसको आप ध्यान से पढ़िएगा, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे आपके, और इसमें जो चीज आपको समझ में नहीं आएगी उसको आप अवश्य पूछिएगा, मैं बताने का प्रयास आपको करूंगा।